हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे ना कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स हमें इन क्वेश्चंस के थ्रू समझने हैं, ठीक है। अगर समझ में आ जाए आंसर, मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाए और आंसर बता पाओ तो बताना शुरू कर देना है। दे शुड आस्क सम ब्रोकर टू एक्ट फॉर देम एज दे ट्रेवल वेरी, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ। गुड इवनिंग भाई। देखो चलो मैं बताता हूँ, एक दो छोटी छोटी बातें समझना, ठीक है। राम राम भाई सभी को। हाँ, आज बताऊंगा बेटा तुम्हारे आर्टिकल का डाउट। ये जो क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ना, ये मैं बता देता हूँ। ये वेरी और मच, इन दोनों एडवर्ब्स के डिफरेंस पे बेस्ड है। इनके बारे में ना कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, वो जान लो, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म। थैंक्स बच्चे रजनीश। देखो, वेरी का यूज जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ में। एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, एज, सो, टू, वेरी, एनफ, इनका यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ में, ये ध्यान रखना बेसिकली, ठीक है। मच का यूज हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में। जो कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से एडवर्ब्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए मच का यूज करते हैं। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, मच इज अ डिटर्मिनर ऑल्सो, ठीक है। ये जो मच वर्ड होता है ना, ये डिटर्मिनर भी होता है, तो डिटर्मिनर होने की वजह से हम इसको नाउन्स के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा मच मनी, मच टेंशन, मच कंफ्यूजन, ठीक है, मच एक्सपीरियंस। तो मच कैन बी यूज विद नाउन्स एज इज द डिटर्मिनर ऑल्सो, ये डिटर्मिनर भी होता है। गुड इवनिंग भाई सभी को। हम्म। तो हम इसका यूज जो है वो नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, वेरी जो वर्ड होता है वो डिटर्मिनर होता नहीं है, तो हम नाउन्स के साथ उसका यूज नहीं कर सकते। एक हो गया। उसके बाद में जो वेरी वर्ड होता है, इसका हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव की, एडवर्ब्स की। अच्छा, मच जो वर्ड होता है इसका यूज हम वर्ब्स के लिए भी कर सकते हैं। वी कैन यूज इट विद वर्ब्स, वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वेरी जो होता है दैट कांट डिस्क्राइब वर्ब्स, वो वर्ब्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये डिफरेंसेस ध्यान रखने हैं। उसके बाद में एक डिफरेंस और है काम का, वो भी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, तब तक मैं ये लिख देता हूँ, उसका ध्यान रखें। कि जो ये वेरी हम यूज करते हैं और मच यूज करते हैं, अगर हम इनका यूज करें कभी ऐसी वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हो रही हो। एक तो वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है, और एक हमारी मेन वर्ब होती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मेन वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो वेरी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ में। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, जिनका यूज हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव करते हैं, और इनके मीनिंग एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मच का यूज हम करते हैं पैसिव जो पार्टिसिपल्स होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, जिनके मीनिंग पैसिव होते हैं, तो उनके साथ में हम यूज करते हैं मच का। अभी मैं इन चीजों को समझा दूंगा, तब तक ऐसा ध्यान रखें कि वेरी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे। पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज हम करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में जो एडजेक्टिव का काम करे। तो ये जो वेरी और मच के कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, इनको पहले एक बार समझ लो, फिर हम ये सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करते हैं जो सामने स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपल्स बेटा हमने एडजेक्टिव चैप्टर में डिस्कस किए थे, और वैसे जो वर्ब के फंडामेंटल्स है ना उनमें भी बता देते हैं, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पार्टिसिपल्स वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो एडजेक्टिव का काम करती हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। खैर, अब ये बातें समझ में आ गई तो आज क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। दे शुड आस्क सम ब्रोकर टू एक्ट फॉर देम एज दे ट्रेवल वेरी। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेवल है ना, मेन वर्ब है। मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एडवर्ब लिख दिया वेरी। अच्छा, वेरी एडवर्ब होता है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। वर्ब्स के साथ में इसका यूज मत किया करो, वर्ब्स के साथ में यूज किया करो मच।
ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, मच, दे ट्रैवल मच। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए वेरी नहीं, मच का यूज क्या करो, वेरी केवल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। ये एक्चुअली एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का ही एडवर्ब होता है, उनकी डिग्री को रेफर करता है। नेक्स्ट देखो, यू हैव टू बी अ गुड मच, यू हैव टू बी अ मच गुड एक्टर टू प्ले दैट पार्ट। ठीक है, यू हैव टू बी अ मच गुड एक्टर टू प्ले दैट पार्ट। अब यहां देखो, ये एक्टर नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और मच इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये जो गुड हमने लिखा है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसकी डिग्री को स्ट्रेस करने के लिए वेरी का यूज करो, मच का नहीं। तो इसको लिख दो वेरी। यू हैव टू बी अ वेरी गुड एक्टर टू प्ले दैट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। दिस प्रोडक्ट हैज बीन वेरी एडवर्टाइज इन अ स्पेशलिस्ट मैगजीन्स। इसका आंसर अपने आप बताओ, थर्ड का। इवन का यूज आर्टिकल से पहले होता है या बाद में? बेटा इवन का यूज हम करते हैं उस क्लॉज, फ्रेज या वर्ड से पहले जिसको स्ट्रेस करना हो। कोई भी वर्ड होगा ना, उससे स्ट्रेस करने से पहले यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताना है तुम लोगों को। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ, थर्ड को जरा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा, एक मिनट, यहाँ पे आ गया हमारा वेरी, क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब ट्रेवल को डिस्क्राइब करना है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए वेरी का यूज नहीं कीजिए, मच का यूज कीजिए। ये दो हो गए हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में हमने लिखा दिस प्रोडक्ट हैज बीन वेरी एडवर्टाइज इन स्पेशलिस्ट मैगजीन्स। अब देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम लोगों को समझना। जैसे मैंने लिखा दे आर, दे आर हिडन। ठीक है, दे आर हिडन। अब ये जो हिडन हमने लिखी है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हम इसको देखो, चाहो तो वर्ब भी मान सकते हैं पैसिव फॉर्म की। मान लेते हैं दे का मतलब कोई ऐसी चीजें हो गई, मान लो दे का मतलब बुक्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो हमने कह दिया दे आर हिडन। तो हम इसको वर्ब भी मान सकते हैं पैसिव वॉइस की, और हम इसको दे की स्टेट मान सकते हैं, एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, जो पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं, तो पैसिव मीनिंग में हम इनको वर्ब या एडजेक्टिव कुछ भी मान सकते हैं अगर ये बी की फॉर्म के साथ लिखे हों। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी पढ़ा था कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मच का यूज किया जाता है, वेरी वर्ब्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। तो जब कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो ना, जब लगे ये वर्ब पैसिव मीनिंग कन्वे कर रही है, तो उसको वर्ब मान के उसके साथ में मच लिखा करो। अब जैसे हमने लिखा दिस प्रोडक्ट हैज बीन वेरी एडवर्टाइज्ड। अब ये जो एडवर्टाइज्ड वर्ड हमने लिखा ना, ठीक है, इसको चाहो तो हम पैसिव वर्ब मान लें और चाहे तो हम पास्ट पार्टिसिपल मान लें। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग भी पैसिव होता है और पैसिव वर्ब का भी पैसिव होता है। ठीक है, अभी देखो जो बीन हमने लिखा ना, बी की फॉर्म है। अगर हम इस बीन को मेन वर्ब मान लें तो ये एडवर्टाइज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल माना जाएगा। ठीक है, अगर हम इस बीन को हेल्पिंग वर्ब मान लें तो ये एडवर्टाइज मेन वर्ब हो जाएगी, और बी के फॉर्म के साथ लिखी गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव मीनिंग कन्वे करती है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां पे पास्ट पार्टिसिपल्स पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं, वहां पर उनके साथ में हमेशा मच लिखा करो। ठीक है, तो हमने लिख दिया दिस प्रोडक्ट हैज बीन मच एडवर्टाइज्ड इन स्पेशलिस्ट मैगजीन्स। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी चाहूंगा, तुम थोड़ा सा समझ लो। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर डैश टायर्ड। ठीक है, ये ब्लैंक फिल करो। ये देखो टायर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है। इस ब्लैंक को फिल करो, ऑप्शन वेरी और मच है। वी आर डैश टायर्ड, वी आर डैश टायर्ड। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज तुम्हें समझाता हूँ। ये जो एडवर्टाइज हमने लिखा ना, इसको अगर हम पास्ट पार्टिसिपल मान लें, एडजेक्टिव मान लें, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा पैसिव। पैसिव मीनिंग इसलिए होगा क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए प्रोडक्ट को, और हमें पता है कि प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं करता, एडवर्टाइज कोई और ही करता है हमेशा, तो इसका मीनिंग तो है पैसिव। लेकिन यहाँ पे हम टायर्ड का मीनिंग पैसिव नहीं मान सकते। वजह क्या है हम इसका पैसिव मीनिंग क्यों नहीं मान सकते?
क्योंकि किसी ने हमें थकाया नहीं होगा, थक जाना हमारी अपनी स्टेट है, मतलब ये कोई हमें आके थकाएगा नहीं। तो ये जो हमने टायर्ड यहाँ पे लिखा है ना, भले ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये मीनिंग पैसिव नहीं है, ठीक है, ये एक्टिव स्टेट है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे किसी ने हमें आके थका दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे किसी ने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया होगा, तो यहाँ तो किसी ने प्रोडक्ट को जरूरी एडवर्टाइज किया होगा, तो मीनिंग पैसिव है, लेकिन ये मीनिंग एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स जो कि एक्टिव मीनिंग कन्वे करते हैं और जिनके मीनिंग पैसिव नहीं होते, उनके साथ में हम वेरी भी लिख सकते हैं। मतलब मच लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा, मच टायर्ड लिख दोगे तो भी सही होगा, वेरी लिख दोगे तो भी सही होगा। अब यहाँ पे मैं ध्यान क्या रखना है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ में हम वेरी भी लिख सकते हैं अगर उनके मीनिंग पैसिव ना हो तो। अदरवाइज उनके साथ हमेशा मच लिखा करो, मतलब मच इज ऑलवेज करेक्ट, मच का यूज हम हमेशा कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ में, चाहे उनके मीनिंग एक्टिव हो या पैसिव हो। लेकिन जिन पास्ट पार्टिसिपल्स के मीनिंग पैसिव नहीं होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके साथ में हम वेरी का यूज भी कर सकते हैं। अब कौन से पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जिनके मीनिंग पैसिव नहीं होते हैं? जनरली वो पास्ट पार्टिसिपल्स जो हमारी फीलिंग वाली वर्ब से बनाए गए होते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल्स हमारी फीलिंग, मेंटल या फिजिकल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो पैसिव जनरली नहीं होते। जैसे हमने यहाँ पे टायर्ड लिखा, स्कैर्ड लिख दें, ठीक है, स्कैर्ड लिख दें, फ्रस्ट्रेटेड लिख दें, बिविल्डर्ड लिख दें। तो देखो, बिविल्डर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, फ्रस्ट्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, स्कैर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल्स। तो ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स जो कि हमारी मेंटल या फिजिकल स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, एक्शन डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो एक्टिव होते हैं हमेशा, ठीक है, भले ही वो थर्ड फॉर्म में लिखे हो लेकिन वो एक्टिव होते हैं, तो उनके साथ हम वेरी या मच किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इवन का यूज भी बता दीजिएगा, इवन आर्टिकल के पहले है ना। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक बच्चे, सही करवा देंगे। हम्म। तो ये अपना ध्यान रखना कि जिन पास्ट पार्टिसिपल्स के मीनिंग हमेशा पैसिव होते हैं, उनके साथ तो एडवर्ब मच ही लिखा करो, लेकिन जिन पास्ट पार्टिसिपल्स के मीनिंग पैसिव नहीं होते उनके साथ हम वेरी या मच कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल में आ जाते हैं। दैट मैन हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कुड बी मच अम्यूजिंग। अब देखो, अम्यूजिंग जो हमने लिखा ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसका अंदर मच नहीं, वेरी लिखो, वेरी अम्यूजिंग। वेरी मच बिल्कुल बेटा एक साथ में लिख सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, वेरी मच अगर हम साथ में लिखते हैं ना तो होता क्या है, जैसे हमने ये एग्जाम, यहाँ पे अपना ध्यान रखना, ये अम्यूजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, इनके साथ में वेरी लिखा करो। देखो, जैसे हमने यहाँ पे वेरी लिखा ट्रेवल को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये गलत हो गया, तो हमने ट्रेवल को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि एक वर्ब है, मच लिख दिया। अब इस मच को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम चाहें तो वेरी लिख सकते हैं, वेरी मच। मच डिस्क्राइब करेगा ट्रेवल को, वेरी डिस्क्राइब करेगा मच को। मोर अम्यूजिंग भी लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेटिव डिग्री बनाओगे एडजेक्टिव की तो मोर अम्यूजिंग ही लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। सम क्रम्पल्ड फिगर वॉज लाइंग वेरी मोशनलेस इन द डोरवे। फिफ्थ का आंसर सोच समझ के अपने आप बताओ, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट में फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ। रिमूव वेरी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम्म। चलो इस क्वेश्चन को एक काम करो, तुम छोड़ दो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखता हूँ, इसका आंसर बताना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर वेरी यूनिक, दे आर वेरी
क्लेवर। आर बोथ द सेंटेंसेस करेक्ट? ये बताओ, ये दोनों हमने जो सेंटेंस लिखे हैं, आर बोथ द सेंटेंसेस करेक्ट? दे आर वेरी यूनिक एंड दे आर वेरी क्लेवर। आर बोथ द सेंटेंसेस करेक्ट? दोनों सेंटेंसेस देखो तो एक बार बताओ तो दोनों ही सही है कि दोनों में से कोई गलत भी है? हाँ, मच आएगा, बढ़िया। बढ़िया। देखो एक छोटी सी बात समझना, ये जो यूनिक है और क्लेवर है, यूनिक है हमारा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, दैट रेफर्स टू टाइप, क्लास, ठीक है। अच्छा, क्लेवर जो है ये है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, दैट रेफर्स टू क्वालिटी। ऐसे ही है ना? अब हमने क्या पढ़ा था एडजेक्टिव में, मैं एक छोटा सा बेसिक्स तो मैं याद दिलाता हूं। हमने एडजेक्टिव में ये पढ़ा था कि जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो क्वालिटीज को रेफर करते हैं, और वो क्वालिटीज डिफरेंट पर्सन्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंट डिग्रीज में हो सकती हैं, और हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, और उनको हम डिस्क्राइब करने के लिए डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स का यूज करते हैं। लेकिन जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं वो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, और हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, और उनके लिए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो हमने यूनिक लिखा ना, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। अगर एक क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है तो इसमें डिग्रीज तो होंगी नहीं, अगर इसमें डिग्रीज नहीं होंगी तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री वेरी लिखा है तो गलत हो गया, ठीक है, और ये वाला सही हो गया। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, ये जो यूनिक है और क्लेवर है, इनमें से क्लेवर है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेडेबल होते हैं। यूनिक है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, इनमें डिग्रीज होती नहीं है, तो इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं लिख सकते। अब जैसे हमने वेरी लिखा, गलत हो गया। वैसे अगर मच लिखोगे ना तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मच भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो चूंकि ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, तो ना तो हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए मच लिख सकते हैं, ना वेरी लिख सकते हैं। कुछ भी मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो, दे आर यूनिक, बस खत्म। या फिर अगर लिखना ही चाहते हो ना, तो इस तरीके के एडजेक्टिव जो क्लासिफाइंग होते हैं, इनके लिए लिखा करो अब्सोल्युटली, क्योंकि इनमें डिग्री नहीं होती, तो इनके लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं लिख सकते। इनका क्लासिफाइंग एडवर्ब होता है अब्सोल्युटली, वो लिख दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दे आर अब्सोल्युटली यूनिक। तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ, जो एडजेक्टिव्स क्लासिफाइंग हैं, जैसे यूनिक हो गया, ये नेचुरल हो गया, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, फ्री हो गया, एम्प्टी हो गया, फ्लैट हो गया, सर्कुलर हो गया, डेड हो गया, ठीक है, वो सारे हमने पढ़ रखे हैं एडजेक्टिव में, अपना वहां से रिवीजन कर लेना। तो जो एडजेक्टिव क्लासिफाइंग होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए ना तो हम मच लिख सकते हैं, ना हम वेरी लिख सकते हैं, क्योंकि मच और वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, और ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर कभी क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखना पड़े कोई वर्ड, तो फिर वहां पे लिखना अब्सोल्युटली, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो हमने मोशनलेस वर्ड लिखा है ना, ध्यान से देखो, ये एडजेक्टिव भी क्लासिफाइंग है। ये मोशनलेस का मतलब विच इज स्टॉप्ड, विच इज नॉट मूविंग, इमूवेबल, ठीक है। तो ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। अगर ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वेरी गलत है, ठीक है। मच लिखोगे तो मच भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो कुछ मत लिखो, सिंपली ऐसे लिखो, सम क्रम्पल्ड फिगर वॉज लाइंग मोशनलेस, या फिर यहाँ पे लिखने चाहते तो लिखो अब्सोल्युटली, अब्सोल्युटली मोशनलेस, ठीक है। तो जिन एडजेक्टिव्स की हम कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाते हैं, जो ग्रेडेबल नहीं होते हैं, नॉन ग्रेडेबल होते हैं, उनका ध्यान रखना, उनमें डिग्रीज नहीं होती हैं, तो उनके लिए हम मच या वेरी किसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मच और वेरी जो होते हैं वो दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसके लिए सीधा यूज किया करो अब्सोल्युटली, ठीक है। तो एक तो ये बात छोटी सी यहां से ध्यान रखना। एक दो एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अबे जयशंकर कुमार, बेटा पढ़ ले, तेरे एरिया का नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार लिख दिया ना बेटा कमेंट, मैंने सुन लिया, ठीक है। मुझे चीजें जनरली ध्यान रहती हैं, देख लिया तुम्हारा कमेंट, मैंने रिप्लाई भी इसीलिए कर दिया था। हाँ, अब जो बता रहा हूँ उसको सुन लो पहले, नहीं तो पता चले ये भी चला जाएगा, एरिया का नेटवर्क भी गायब है और कहीं और का भी गायब है। दो एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, आंसर बताना। जैसे मैंने एक लिखा, द वाटर इज डैश कोल्ड। दूसरा मैंने लिखा, द वाटर इज डैश चिल्ड। एक मिनट, एक मिनट,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना एक छोटी सी बात। ये जो हमने लिखा द वाटर इज डैश कोल्ड, द वाटर इज डैश चिल्ड, जैसे मान लेते हैं कि एक मिनट, जैसे मान लेते हैं कि ये स्केल हो गया, ठीक है, टेम्परेचर का ये स्केल हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं हो गया हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में और भी डिग्रीज होंगी, मान लो ये 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 ऐसे भी होंगे। अब इनमें कोई एक ऐसी डिग्री होगी, एक ऐसा लेवल होगा जो कि होगा नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा हॉट, नॉर्मल से बिलो रह जाएगा तो हो जाएगा कोल्ड। तो ये जो कोल्ड और हॉट है ना, ये ग्रेडेबल है, ग्रेडेबल, ठीक है। कि भाई एक रेंज है जिसे हम कोल्ड कह रहे हैं, एक रेंज है जिसे हम हॉट कह रहे हैं, तो उसको हम ग्रेड कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि ये हॉट है और ये उससे ज्यादा है तो वो हॉटर हो गया, ये लेस हॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा का जो है वो हॉट है, उससे कम का जो कोल्ड है, तो मतलब कोल्ड और हॉट जो है ना ये कंपेरेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। अब्सोल्यूट नहीं है, कंपेरेटिव है। लेकिन जो चिल्ड होता है ना, चिल्ड चिल्ड होता ही है लोएस्ट डिग्री का टेम्परेचर, लोएस्ट डिग्री 0 डिग्री। तो ये जो हमने चिल्ड लिखा और कोल्ड लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो चिल्ड है ये टेम्परेचर की लीस्ट डिग्री है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेरी या मच लिखना है, इसके मत लिखना है, इसके लिए भी लिखना अब्सोल्युटली, ठीक है। और वो जो कोल्ड लिखा है उसके लिए वेरी लिख दो, पॉजिटिव डिग्री है वेरी लिख दो। तो यहां से हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट डिग्री को डिस्क्राइब करते हैं, फिर से देखो समझ लो, ऐसे एडजेक्टिव्स जो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ भी वेरी या मच का मत लिखा करो, वेरी और मच का यूज मत किया करो, उनके साथ भी एब्सोल्युटली का यूज किया करो, ठीक है। एक एग्जांपल से और ये बात समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एम डैश टायर्ड, अभी लिखा भी था शायद ये एग्जांपल हमने। अब मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, एक मतलब एक तरीके से और लिख देता हूँ, आई एम डैश एग्जॉस्टेड, आई एम डैश टायर्ड, आई एम डैश एग्जॉस्टेड। अब देखो, टायर्ड का मतलब भी थकना होता है, एग्जॉस्टेड का मतलब भी थकना होता है, ठीक है। तो दोनों ही जो वर्ड हैं, टायर्ड है या एग्जॉस्टेड है, वो डिस्क्राइब करते हैं हमारी स्टेट ऑफ डिग्री, मतलब हमारी स्टेट, फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जॉस्टेड होती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ टायर्डनेस, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टायर्डनेस जो होती है ना, इसे हम एग्जॉस्टेड कहते हैं। मतलब एग्जॉस्टेड एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी काम करने की नहीं बचती, ठीक है। अच्छा, टायर्ड जो होती है वो मिनिमम या मैक्सिमम डिग्री नहीं होती है, वो उनके बीच की डिग्री होती है, ठीक है। तो टायर्ड के लिए तो हमने वेरी पढ़ा ही था, अभी लिख देंगे। लेकिन एग्जॉस्टेड के लिए हम वेरी नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा अब्सोल्युटली, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ही बॉट अ डैश चीप फोन, फोन है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा ही बॉट इट डैश फ्री, ठीक है। अब चीप का मतलब देखो क्या होता है, सस्ता। मान लो कोई एक चीज 500 रुपए की है, एक चीज 450 रुपए की है, एक चीज 425 रुपए की है, ठीक है, एक चीज 400 रुपए की है। तो ये इससे सस्ता है, वो इसके कंपैरिजन में सस्ता है, वो इसके कंपैरिजन में सस्ता है। तो सस्ता होना जो है ना वो रिलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री है, वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए तो चलो हमने वेरी लिख दिया, वेरी चीप। लेकिन जो फ्री है ना, फ्री का मतलब है जीरो, ठीक है। ये जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो इसके लिए अब हमें लिखना पड़ेगा अब्सोल्युटली, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम रेंज है, अब्सोल्युटली फ्री। तो ऐसे एडजेक्टिव्स या ऐसी क्वालिटीज जो अपनी मिनिमम या मैक्सिमम डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ में एब्सोल्युटली का यूज किया करो, ठीक है। हाँ, देखो, जैसे हमने एग्जॉस्टेड के साथ एब्सोल्युटली लिखा, ठीक है, एग्जॉस्टेड के साथ लिखा, चिल्ड के साथ लिखा, ठीक है, फ्री के साथ लिखा, ठीक है। टेरिबल हो गया तो उसके साथ लिखेंगे, टेरिफिक हो गया तो उसके साथ लिख देंगे,
ठीक है। mesmerized हो गया, उसके साथ लिख देंगे। एस्टोनिश्ड हो गया तो उसके साथ भी लिख देंगे। तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स जो हाईएस्ट डिग्री को या लोएस्ट डिग्री को रेफर करते हैं, उनके साथ में एब्सोल्युटली का यूज क्या करो, उनके साथ में वेरी मच का यूज मत किया करो, ठीक है। और जो एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग होते हैं, उनके साथ भी वेरी मच का यूज मत किया करो, उनके साथ भी एब्सोल्युटली का यूज किया करो। बाकी जो वेरी और मच में डिफरेंस समझा दिए, वो अपना ध्यान रखना है। किसी नाउन के साथ लिखना है तो मच लिख सकते हो, क्योंकि वो डिटर्मिनर भी होता है, ठीक है। वेरी का यूज हम नाउन्स के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट अ डिटर्मिनर। वर्ब्स को डिस्क्राइब करना है तो मच का यूज करना, वेरी को हम वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में वेरी का यूज केवल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ करना जो क्वालिफाइंग हो, ठीक। कंपेरेटिव डिग्री के होंगे तो उनके साथ में मच लिखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर, ही इज डैश द टॉलेस्ट मैन इन दिस टाउन। अब हमने लिखा ही इज डैश द टॉलेस्ट मैन इन द टाउन। डैश मैम अब नया फंडा लेकर आई है जोक करने का क्लास में। तू क्या करता है वहां पर, है? और फिर मुझे क्यों बता रहा है? तू ये चाह रहा होगा कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं? ठीक है, हाँ, तेरे मन को तसल्ली मिले, तेरी आत्मा को तसल्ली मिले, छोड़ ना। दुनिया बेटा अपने अपने तरीके से कर रही है। देखो, हमेशा मतलब अपने में फोकस किया करो, दूसरों पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस दूसरों को दोगे ना तो अपने काम से फोकस हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो टॉलेस्ट हमने लिखा ना, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हमने क्या पढ़ा? मान लो कोई पॉजिटिव डिग्री का हमें एडजेक्टिव है, उसके साथ लिखना है तो हम वेरी लिख देंगे। सपोज हमने लिखा ही इज डैश टॉल, ठीक है। या जैसे हमने लिखा ही इज डैश टॉलर देन यू। तो ये टॉलर कंपेरेटिव डिग्री है, हमने मच लिख दिया, मच टॉलर देन यू। टॉल पॉजिटिव डिग्री है तो हमने वेरी लिख दिया, ही इज वेरी टॉल। लेकिन ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं ना, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, उनके लिए तो हम सो है, एज है, टू है, वेरी है, एनफ है, इनका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ हमने मच का यूज कर लिया। अब अगर मान लो कभी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़े, जो कि अक्सर नहीं पड़ती है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई फार। बाई फार एक एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री होती है, जिसका मतलब होता है बाई अ ग्रेट मार्जिन, ठीक है। हाँ, ये स्वाद लेने वाले बालक हैं, ये सब जगह स्वाद लेते रहते हैं। आप सॉरी भी लिख रहे हैं, हाँ हाँ। देखो, पता है क्या बच्चों, मैं बताता हूँ सच्चाई, अगर मैं मतलब तुमसे झूठ ना बोलूं। इस समय है लॉकडाउन, ठीक है। एंड पीपल आर वेरी डेस्परेट, लोग बहुत डेस्परेट हैं। और डेस्परेशन में क्या कर रहे हैं कि अपनी जो सच्चाई है ना, वो छुपा नहीं पा रहे हैं। अब मतलब उनकी ओरिजिनलिटी सामने आए जा रही है, छुपा नहीं पा रहे खुद को। अभी तक तो क्या रहेगा, अपने को ढक रखा था, अपने ऊपर कवरिंग कर रखी थी, ठीक है। लेकिन ये लॉकडाउन का जो डेस्परेशन है ना, ये लोगों की रियलिटी। अच्छे अच्छे जो टीचर बड़ा सीरियस बनने का एक्टिंग करते रहे थे, ठीक है, वो भी अब गाना शायरी और ये ड्रामाबाजी पे आ जाएंगे। तो ये अगर टीचर अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर ही हमारी आइडेंटिटी होती है दूसरों की नजर में, ठीक है। अपनी नजर में हम क्या है, वो तो खैर लोग खुद ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते कभी दूसरे के बारे में। लेकिन दूसरे की नजरों में जो हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो हमारा कैरेक्टर होता है। मतलब हम अपने कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते। हार्ड टाइम्स का मतलब क्या हो गया, हम अपना कैरेक्टर बदल जाएंगे, हम चोरी चकारी करने लगेंगे, हम, ठीक है, लंपटाई करने लगेंगे, हम मतलब जुकराई करने लग जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते ना, आप कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। मुसीबत ही तो आदमी का टफ टेस्ट होती है। मुसीबत के समय तो पता चलता है कि कौन आदमी वैल्यूज वाला है, कौन ऐसे ही है हिला हुआ, ठीक है। तो ये सब यही बाजी है, सब यही सब चल रहा है, और क्या है। लेकिन तुम अपना, अगर हम अपने को फोकस करेंगे ना, तो हमारे पास करने के लिए खुद इतना काम होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि हम दूसरों के बारे में देखें, सोचें, समझें, जानें और डिस्कस करें, ठीक है।
तो ये बातें अगर समझ में आ गई तो ये ध्यान रखना, बाई फार भी एक फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री होती है, और इसका मतलब होता है बाई अ ग्रेट मार्जिन, बहुत बड़े अंतर से, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में, बाई फार द रिचेस्ट पर्सन, ऐसे। चलो, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने आप बताओ, बाकी मैं समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। बेटा पेंस का मतलब हार्ड वर्किंग नहीं होता, पेंस का मतलब होता है केयर, ठीक है। और पेंस टेकिंग का मतलब हार्ड वर्किंग होता है। पेंस का मतलब हार्ड टेकिंग। यूट्यूब के टीचर्स का तो ससुर कहने ही क्या है, यूट्यूब के टीचर्स को तो मेरे बुलवाया मत करो मेरे बारे में, ठीक है। पेंस जो वर्ड होता है ना बच्चे, इसका मतलब केयर होता है, और पेंस टेकिंग का मतलब केयरफुल हो सकता है, लेकिन पेंस का मतलब नहीं होता। पेंस टेकिंग जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, केयरफुल, जो अपने काम को बड़े ध्यान के साथ करता है, मेटिकुलस। और नाउन में हमने पढ़ा तो था कि पेंस वर्ड का मतलब होता है केयर। चलो पहला क्वेश्चन देखो। Of course, dear, we can drop by far. That is not mandatory to use by far with superlative degrees. It is optional. If you want to describe some superlative degree, use by far. If you don't want to describe the superlative degree, you don't use any adverb. Okay? हाँ। अब देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे समझना। ये जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए ना, ये दो वर्ड हैं जिनको समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे। एक है फेयरली और एक है रादर, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। फेयरली और रादर जो होते हैं ना, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। देखो, फेयरली का मतलब होता है इन अ फेयर वे, ठीक है। फेयर का मतलब, फेयरली का मतलब इन अ वे विच इज फेयर, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं जनरली उन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो एग्रेबल होती हैं। एग्रेबल का मतलब विच आर लाइक्ड बाय पीपल, जिनको लोग पसंद करते हैं, ठीक है। रादर का यूज हम करते हैं उन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए विच आर नॉट एग्रेबल, विच आर डिसएग्रेबल, जो डिसएग्रेबल होती हैं। एक डिफरेंस ये हो गया। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा, वन शुड बी रादर ट्रुथफुल अबाउट वंस पर्सनल लाइफ, ठीक है, कि पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और वहां पे ईमानदारी और सच्चाई बरतनी चाहिए, ठीक है। हाँ, पर्सनल लाइफ में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो जो हमने ट्रुथफुल वर्ड लिखा ना, इट इज अ गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, एग्रेबल क्वालिटी, नॉट डिसएग्रेबल। तो ये एग्रेबल क्वालिटी है, तो यहाँ पे हमने रादर गलत यूज कर रखा है, यहाँ पे लिखो आप फेयरली, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिखा, मान लो यहीं पे हमने लिखा इज दिस मैन इज फेयरली एरोगेंट। अब देखो एरोगेंट एडजेक्टिव है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एडवर्ब यूज कर लिया फेयरली। बट वी नो वेल दैट एरोगेंट इज नॉट अ गुड क्वालिटी, इट इज नॉट एन एग्रेबल क्वालिटी, पीपल डोंट लाइक इट, इट इज कंसिडर्ड अ बैड क्वालिटी, ठीक है। तो जो एरोगेंट है ना, एरोगेंट होना इज नॉट अ गुड क्वालिटी, तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये बैड क्वालिटी होती है, तो इसके लिए हम फेयरली का यूज नहीं करेंगे, इट कांट बी फेयर। इसमें हमें लिखना पड़ेगा रादर, रादर एरोगेंट। तो यहीं पे मान लो एरोगेंट नहीं लिखा होता, ऑनेस्ट लिखा होता, तो फेयरली से हो जाता, फेयरली ऑनेस्ट होता तो सही हो जाता, फेयरली इंटेलिजेंट होता तो भी सही हो जाता, फेयरली काइंड होता तो भी सही हो जाता, ठीक है। तो एक तो ये फेयरली और अदर में यही बेसिक डिफरेंस हो गया कि सच क्वालिटीज एज यू डोंट लाइक, ठीक है, तो उनके लिए हमें रादर यूज करना है, एंड सच क्वालिटीज एज वी प्रेज और वी अप्रिशिएट और वी लाइक, उनके साथ में हमें रादर फेयरली का यूज करना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं, इट वाज हैवी एनफ फॉर द मैन टू मेक इट फेयरली ऑकवर्ड टू कैरी। आंसर बताओ। हाँ, दिस मैन इज रादर एरोगेंट, ये लिखना है। It was heavy enough for the man to make it fairly awkward to carry. अब देखो अगर तुम समझ गए हो तो awkward मीन्स होता है विच इज नॉट गुड। awkward का मतलब समथिंग विच इज वेरी वियर्ड इन अ नेगेटिव वे। तो इसके साथ में फेयरली का यूज मत करो, क्योंकि अगर हम awkward लिख रहे हैं ना तो हमें लिखना पड़ेगा रादर, ठीक है। खैर, एक छोटी सी चीज और तुम्हें समझाता हूं, अगर ये awkward से समझ में ना आई हो। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर,
मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, ही इज डैश टॉल, ही इज डैश टॉल। खैर अभी तो ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। मान लो हमें इसमें फेयरली या रादर यूज करना, तो हम क्या करें, ही इज डैश टॉल, ही इज फेयरली टॉल लिखें या ही इज रादर टॉल लिखें? ही इज फेयरली टॉल या ही इज रादर टॉल? अब देखो यहां पे समझना, जैसे कुछ क्वालिटीज तो ऐसी होती हैं जिनको हम गुड और बैड में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम डिस्टिंक्टिवली गुड और बैड में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट होना गुड क्वालिटी, डिसऑनेस्ट होना बैड क्वालिटी, ठीक है। पोलाइट होना गुड क्वालिटी, इम्पोलाइट होना बैड क्वालिटी, ठीक है। काइंड होना गुड क्वालिटी, क्रूअल होना बैड क्वालिटी, ठीक है। और इंटेलिजेंट होना गुड क्वालिटी, फुलिश होना बैड क्वालिटी। तो चलो कुछ क्वालिटीज तो ऐसी होती हैं जिनको हम ब्लैक एंड व्हाइट में कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन टॉल को आप क्या कहोगे? टॉल होना ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। रिच होना ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम बैड या गुड में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे इनके साथ में यूज करेंगे फेयरली या टॉल? तो इनके साथ में जब हम फेयरली टॉल लिखेंगे ना, तो वहां पे फेयरली जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा हमारा अप्रूवल, फेयरली एक्सप्रेस करेगा अप्रूवल, और रादर शो करेगा डिसअप्रूवल। मान लो कोई ऐसी क्वालिटी है उसको लेकर हम डिसअप्रूवल दे रहे हैं, वो ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, लेकिन हम उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो हम रादर यूज करेंगे। अच्छा, अगर हम उसे अप्रूव कर रहे हैं तो हम उसे फेयरली यूज करेंगे। तो अभी तो जो चाहे लिख दो, ही इज फेयरली टॉल लिख दो, ही इज रादर टॉल लिख दो, जो चाहे लिख दो, सही हो जाएगा। लेकिन मान लो इन सेंटेंस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और ऐसे लिख दूं, ही इज डैश टॉल सो दे सेलेक्टेड हिम, ठीक है। ही इज डैश टॉल सो दे रिजेक्टेड हिम। अब देखो, हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन है टॉल है, और इस टॉल होने की वजह से उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब उन्होंने उसकी हाइट को अप्रूव कर दिया, तो अप्रूवल शो करने के लिए फेयरली। फिर हम कह रहे हैं उसकी हाइट की वजह से उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब उसकी हाइट को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, रादर। तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम गुड या बैड में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करती हैं। अगर हम उन क्वालिटीज को अप्रूव करें, भले वो क्वालिटी अच्छी बुरी या कैसी भी ना हो, लेकिन अगर हम अप्रूव कर रहे हैं तो फेयरली, अगर हम डिसअप्रूव कर रहे हैं तो रादर। तो एक तरीके से फेयरली हमारा अप्रूवल शो करता है कि वी अप्रूव समथिंग, ठीक है, और रादर हमारा डिसअप्रूवल शो करता है, ठीक। तो जो ऑकवर्ड हमने लिखा है ना, ऑकवर्ड का मतलब होता है बैड, तो इसका मतलब हम चीज को अप्रूव नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रादर। नेक्स्ट देखो, वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ रादर शॉर्ट टाइम। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट वर्ब यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्ट, तो इसका मतलब ये जो शॉर्ट टाइम हम पीरियड कह रहे हैं ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव मीनिंग है, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काम को इतने टाइम में करना, तो इसका मतलब इसको लेकर हमारा जो एटीट्यूड है, जो मीनिंग है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो रादर मत यूज करो, डिसअप्रूवल नहीं है, ये अप्रूवल है, तो फेयरली लिखो। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, योर वर्क इज ऑल राइट बट आई एम श्योर यू कैन डू फेयरली बेटर देन दिस। खैर ये एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ेगा, इसे ऐसे समझना, ये जो रादर वर्ड है ना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि इसका यूज हम करते हैं डिसअप्रूवल शो करने के लिए। ये तो खैर एक चीज हो गया, लेकिन एक इसका और भी इसका यूज होता है। रादर का यूज हम लैंग्वेज में कई बार कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, कंपैरिजन शो करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कभी कोई कंपेरेटिव डिग्री लिखी हो और उसके साथ लिखा हो, तो हमेशा रादर लिखा करो, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा योर वर्क इज ऑल राइट बट आई एम श्योर यू कैन डू फेयरली बेटर देन दिस,
ठीक है। तो जो बेटर हमने लिखा ना, ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो मतलब हम इसके इस काम करने के तरीके को इस दूसरे काम करने के तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेयरली की जगह लिखो रादर। और यहाँ पे ध्यान देना, ये जब हम कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में रादर लिखते हैं ना, तो ये अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं शो करता, ये बस कंपैरिजन शो करता है कि ये कंपेरेटिव वैल्यू है। ये तो सबको ही पता है कि कंपेरेटिव डिग्रीज जो होती हैं वो कंपेरेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो रादर बेटर देन दिस का मतलब ये जितना आपने अभी किया है इससे भी और बेहतर कर सकते हो। तो रादर का यूज कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ हम कंपैरिजन शो करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे ये अप्रूवल या डिसअप्रूवल का शो नहीं करता है। यहाँ पे केवल कंपेरेटिव डिग्री के साथ में रादर का यूज करना, फेयरली का यूज कंपेरेटिव डिग्री के साथ में मत किया करो, केवल पॉजिटिव डिग्री के साथ किया करो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का मैं चाहूंगा आंसर तुम लोग सोच समझ के अपने आप बताओ। फिफ्थ का बच्चे आंसर अपने आप बताओ, फिर मैं समझाता हूँ। फिफ्थ का आंसर नहीं समझ में आ रहा? पीपल कंप्लेन अबाउट हैविंग टू डील विद वेरी मच ब्यूरोक्रेसी। चलो अब इसका मैं आंसर तुम्हें समझाता हूं, देखो यहां से समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, ये शायद हमने पहले डिस्कस किया हो, नहीं डिस्कस किया हो तो यहां से समझ लेना। जैसे हमने लिखा आई एम डैश, एक मिनट, आई एम टू बिजी। ठीक है, आई एम वेरी बिजी। नाउ टेल मी विच ऑफ दीज टू sentences is correct and which is not. ठीक है, we have got two sentences here, A and B. Sentence A is I am too busy and sentence B is I am very busy. Which of these two sentences is correct and which one is not? इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा नहीं है, बस ये बताओ। आई एम टू बिजी और आई एम वेरी बिजी। बोथ करेक्ट। ठीक है, हाँ आंसर इसका यही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं, अनलेस अंटिल वी रिलेट देम टू सम कॉन्टेक्स्ट। जब तक हम इन्हें किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ना करें, दोनों ही सही है। आई एम वेरी बिजी भी सही है, आई एम टू बिजी भी सही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तैयार करता हूँ। आई एम टू बिजी टू मीट them today, to meet them today। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा आई एम टू बिजी टू मीट them टुडे एंड आई एम वेरी बिजी टू मीट them टुडे। नाउ विच वन इज करेक्ट, ए और बी? नाउ विच वन इज करेक्ट, आई एम टू बिजी टू मीट them टुडे और आई एम वेरी बिजी टू मीट them टुडे? ए इज करेक्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस बच गया ए। अब ये सही है और ये हो गया गलत। अच्छा, जब तक हमने ये नहीं लिखी थी इन्फिनिटिव फ्रेज, तब तक दोनों ही सही थे। चलो फिर एक सेंटेंस और लिख देता हूं इसी बात पे, सी। आई एम टू हैप्पी टू मीट them टुडे। ठीक है, और दूसरा आई एम वेरी हैप्पी टू मीट them टुडे। Now, which of these two sentences is correct, C or D? I am too happy to meet them today और I am very happy to meet them today। सिंपल सा लॉजिक है, सब समझ गए होंगे अब तक। आंसर बता दो बस। शी इज इनकरेक्ट, डी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया। अब देखो पता है क्या है? यहाँ पे टू बिजी सही है,
और वेरी बिजी गलत है। यहाँ पे टू हैप्पी गलत है और वेरी हैप्पी सही है। तो इससे कुछ समझ में आया? ये जो टू है ना, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेकिन इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमें किसी नेगेटिव इफेक्ट को रेफर करना हो। मतलब कोई डिग्री है, कोई एडजेक्टिव है, उसकी डिग्री है, उसकी जो उसका आउटकम है ना, अगर वो नेगेटिव हो, ठीक है, कि उस क्वालिटी के होने की वजह से कुछ ना हो पाए, तो हमें टू का यूज करना चाहिए। और वेरी का यूज पॉजिटिव आउटकम के लिए करना चाहिए। अब देखो, जैसे पर्सन अगर बिजी है तो ऑब्वियस सी बात है उनसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, क्योंकि अगर बिजी है तो इसका मतलब यही निकलता है कि वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव इफेक्ट है उसको रेफर करना है कि भाई बिजी होने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रेफर करने के लिए हमने टू लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पर्सन हैप्पी है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि दूसरों से नहीं मिलेगा। अगर हैप्पी है तब तो जरूरी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करना है हैप्पी होने का। तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करना है तो फिर हम टू नहीं लिखेंगे, तो हम वेरी लिख देंगे। तो मतलब जब हमें नेगेटिविटी रेफर करनी होती है किसी क्वालिटी से रिलेटेड, जब लोग किसी चीज को लेकर नेगेटिव होते हैं तो उसके लिए यूज किया करो टू। अगर पॉजिटिव होते हैं तो लिखा करो वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना, पीपल कंप्लेन अबाउट हैविंग टू डील विद वेरी मच ब्यूरोक्रेसी। तो अगर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी डील करनी पड़ती है कोई काम करवाने के लिए, ठीक है, तो अगर लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब इट इज समथिंग नेगेटिव, ये नेगेटिव क्वालिटी हो गई। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ में लिखो टू मच ब्यूरोक्रेसी, वेरी मच मत लिखो, इसके साथ लिखो टू मच। तो अभी देखो, हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, आई लाइक इट मच। तो हमने लिखा आई लाइक इट मच, तो ये जो मच है ये डिस्क्राइब कर रहा है लाइक को, ठीक है। फिर इस मच को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम चाहें तो वेरी लिख सकते हैं, आई लाइक इट वेरी मच। तो वेरी डिस्क्राइब कर रहा है मच को, मच डिस्क्राइब कर रहा है लाइक को। तो हम मच को डिस्क्राइब करने के लिए वेरी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मीनिंग नेगेटिव अंडरस्टूड हो, ठीक है, नेगेटिविटी हो, तो फिर वेरी मत लिखना, फिर टू लिखना, टू मच लिखना, वेरी मच मत लिखना, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे कंप्लेन, कंप्लेन वर्ड से हमें पता चल गया कि लोग इस चीज को लेकर नेगेटिव हैं, कि उनको ब्यूरोक्रेसी के साथ जो डीलिंग करनी पड़ती है उसको लेकर वो खुश नहीं है, उसको लेकर वो नेगेटिव है, तभी वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव मीनिंग है या नेगेटिव इंपैक्ट किसी चीज का शो करना है तो वहां पे वेरी मत यूज करो, वहां पे टू यूज करो, टू मच ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन, रेयरली दिस प्लेयर गेट्स द क्रेडिट दैट ही डिजर्व। ये बड़ा कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है और मुझे लग रहा है कि तुम सबको इसका आंसर सही बताना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए पहले से। हार्डली, बढ़िया, बढ़िया, हार्डली बताया कि बच्चे ने आंसर, बहुत होशियार हो। सेल्डम, बेटा रेयरली और सेल्डम तो सिनोनिम ही होते हैं। अगर मान लो सेल्डम लिखोगे तो रेयरली और सेल्डम तो सिनोनिम्स ही होते हैं ना, तो अगर सेल्डम लिखने से सही हो जाएगा तब तो रेयरली लिखने से भी सही होना चाहिए। चलो, अब एक दो बच्चों ने कम से कम सही आंसर बताए हैं। देखो, मैं पहले एक छोटी सी बात तुम्हें समझा देता हूँ। जो फंडामेंटल्स के तुम लोगों को वीडियोस अवेल कराए गए ना, उनमें एक टॉपिक है इन्वर्जन। फंडामेंटल्स में इन्वर्जन के वीडियोस दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। वो एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन उसी इन्वर्जन का यूज है। बाकी मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी वो अपना देख लेना। फंडामेंटल्स के जो वीडियोस हैं उनमें एक वीडियोस आप लोगों को दे रखा होगा, दो वीडियोस हैं इन्वर्जन के, वो दोनों देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे समझना, ये जो हमने रेयरली लिखा है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमने पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है मेन वर्ब से पहले, ये पढ़ा था। मेन वर्ब है गेट्स। तो ये जो हमने रेयरली दिस प्लेयर गेट्स हिज क्रेडिट लिखा है कि भाई इस प्लेयर को उसका क्रेडिट ऑलमोस्ट नेवर, कभी नहीं मिलता, कि मतलब इस प्लेयर का जो क्रेडिट है वो इसे लगभग नहीं मिलता।
तो अगर हम रेयरली का यूज कर रहे हैं जो कि एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो इसका यूज हमें करना चाहिए मेन वर्ब से पहले। तो यहां लिखो, दिस प्लेयर रेयरली गेट्स द क्रेडिट दैट इट डिजर्व्स। तो ये जो प्लेयर है, ये जो क्रेडिट डिजर्व करता है, वो इसको अक्सर नहीं मिलता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो रेयरली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हाँ, रेयरली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री को मेन वर्ब से पहले लिखा करो, ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, तो ये यहां पर आ गया, सही हो गया। अच्छा, अब इसको सही करने का एक तरीका और भी होता है। इन्वर्जन का जो वीडियो देखोगे ना, उसमें अच्छे से जान जाओगे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी एडवर्ब को उसकी यूजुअल पोजीशन से पहले लिख दें, सेंटेंस के शुरुआत में लिख कर यूज करें। अब जैसे रेयरली एडवर्ब डिग्री है, तो हमें पता है इसकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस के शुरू में लिखें, तो हम इन्वर्टेड फॉर्म लिख के से सही कर सकते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले। अब जैसे गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज होती है, तो हम डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट है हमारा दिस प्लेयर, तो ये हो गया दिस प्लेयर। अच्छा, जब डज लिख दोगे हेल्पिंग वर्ब, तो डज के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फिर गेट्स लिख नहीं पाएंगे, फिर हम लिखेंगे गेट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेयरली डज दिस प्लेयर गेट द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, डज दिस प्लेयर गेट, ये है वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब का बाद में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होती, तो डज को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, और जब डज लिख दोगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हमने गेट लिख दिया। तो हम इसे दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम रेयरली को लिखें मेन वर्ब से पहले, जो गेट्स है मेन वर्ब, उससे पहले लिख के सही कर लें। ठीक है, या फिर हम रेयरली को शुरू में लिखा रहने दें, इन्वर्टेड फॉर्म लिख दें। अच्छा, वो जो इन्वर्जन का वीडियो तुम देखोगे उसमें जान जाओगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि किसी भी एडवर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं उसके मीनिंग को स्ट्रेस करने के लिए। जैसे कोई एडवर्ब है और हमें उसके मीनिंग को स्ट्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेंटेंस के पहले पुट कर देते हैं। ठीक, अगर हम ऐसे लिखेंगे, दिस प्लेयर रेयरली गेट्स द क्रेडिट दैट इट डिजर्व्स, तो ये मीनिंग होगा जनरल। लेकिन अगर हम रेयरली को पहले पुट कर देंगे, तो इसका मतलब वी आर स्ट्रेसिंग दिस वर्ड, रेयरली डज ही गेट, मतलब उसको कभी कभार ही मिलता है क्रेडिट, नहीं तो नहीं मिलता। तो अगर हमें किसी एडवर्ब को स्ट्रेस करना होता है ना, तो हम उसको सेंटेंस की शुरुआत में लिख देते हैं, और फिर उसके बाद में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म लिख देते हैं। और नहीं तो एडवर्ब्स को वहीं पे लिखा करो जहां पर हमने उनकी पोजीशन पिछली क्लास में डिस्कस की थी। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ अपने आप। सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका भी आंसर बता दो। हाँ, देखो मैं बताता हूं। जैसे ये, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले लिखना चाहिए। नो सूनर एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो मैं बताता हूँ, सून जो होता है ना बच्चे, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन का रिप्लाई। सूनर इसकी कंपेरेटिव डिग्री है। तो जो हमने नो सूनर लिखा ना, ये एडवर्ब है कंपेरेटिव डिग्री का, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है उसको लिखा जाता है सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। मैनर प्लेस टाइम जो होते हैं ना, वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम हमने शुरू में लिख दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसको सही करने का तरीका देखो क्या है। द वॉचमैन सॉ द कार नो सूनर देन ही स्टूड अप। हम इसको ऐसे लिख दें, वॉचमैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गई, द कार इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तो हम एडवर्ब लिख नहीं सकते, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नो द वॉचमैन सॉ द कार नो सूनर देन ही स्टूड अप। तो ये ऐसे सही जाएगा। तो नो सूनर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम मेन वर्ब के बाद में या मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखने चाहिए, तो मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिख के हम सही कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इतनी मेहनत ना करना चाहें, मान लो ये सेंटेंस इस तरीके से हो, इस तरीके से इसके पार्ट्स कर दिए जाएं, तब तो हम इस नो सूनर को वहां ले जाके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शुरू में लिखा रहेंगे, लिखा रहने देंगे, और इन्वर्टेड फॉर्म लिख देंगे। नो सूनर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। नो सूनर डिड द वॉचमैन, नो सूनर डिड द वॉचमैन सी द कार देन ही स्टूड अप।
तो या तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम को ऑब्जेक्ट के बाद लिखें, द वॉचमैन सॉ द कार नो सूनर देन ही स्टूड अप, या फिर हम नो सूनर को शुरू में लिखा रहने दो, इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। नो सूनर डिड द वॉचमैन सी द कार देन ही स्टूड अप। तो ये अपना ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनको उनकी यूजुअल पोजीशन पे लिखा करो, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। और अगर वैसे नहीं लिखोगे, मान लो किसी एडवर्ब की क्वालिटी को स्ट्रेस करना है, उसको मतलब स्ट्रेस करने के लिए लिख रहे हो सेंटेंस के शुरू में, तो उसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखा करो। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब हेल्पिंग और का यूज सब्जेक्ट से पहले। बाकी मैं बता भी देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वर्जन का जो फंडामेंटल्स में वीडियोज है उनमें समझा रखा है, वहां से भी अपना देख लेना एक बार, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हमने लिखा बेयरली दे हैव एनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर। अब बेयरली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखे जाते हैं उस वर्ड से पहले जिन्हें डिस्क्राइब करना हो, ठीक है। अब हमने इसको लिख रखा है दे से पहले, दे है सब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है बेयरली एडवर्ब है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा, तो ये गलत जगह लिखा हुआ है। अब ये किसे डिस्क्राइब कर रहा होगा, या तो ये डिस्क्राइब कर रहा होगा हैव वर्ब को, या ये डिस्क्राइब कर रहा होगा एनफ एडजेक्टिव को, ठीक है। तो अगर ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रखा है तो इसे वर्ब से पहले लिखो, दे बेयरली हैव एनफ मनी, ठीक है। अगर ये एनफ एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसको लिख दो दे हैव बेयरली एनफ मनी, तो ऐसा सही होगा। लेकिन अगर इस वैसे ही वर्ब के लिए यूज हो रहा है, मैं बता देता हूँ अगर अपने आप ना जान पाए, बेयरली जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो या तो इसको वर्ब से पहले लिखो, और नहीं वर्ब से पहले लिखना चाहते हो तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो। अब इन्वर्टेड फॉर्म लिखोगे तो होगा क्या, ये जो हमने हैव लिखा ना, ध्यान से देखो ये वर्ब है। तो हैव जब वर्ब होती है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो दे से पहले डू हेल्पिंग वर्ब लिख दो, सेंटेंस हो जाएगा। बेयरली डू दे हैव एनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माई पेरेंट्स seldom watch movies and neither my brother does। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चे अपने आप बताओ। माई पेरेंट्स, हम्म, क्या हाँ हो गया बेटा, कॉमा क्या हो गया, हाँ सही है, कॉमा लगा रखा, सही है, अच्छी बात है। अब देखो, जैसे हमने लिखा माई पेरेंट्स सेल्डम वॉच मूवीज, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो इन्वर्टेड फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए एडिशन टू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वहां पे जो हम नीदर या नॉर का यूज करते हैं, जैसे अभी हमने नीदर लिखा है, चाहे तो हम नॉर भी लिख सकते हैं, ये एडवर्ब होते हैं, तो ये एडवर्ब है। अब अगर हमने एडवर्ब को शुरू में लिखा तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड फॉर्म में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है, तो इसको ऐसे लिखो, नीदर डज माई ब्रदर, माई पेरेंट्स सेल्डम वॉच मूवीज एंड नीदर डज माई ब्रदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं दे ऑलमोस्ट नेवर वॉच मूवीज, कि वो मूवीज वगैरह नहीं देखते हैं, और मेरा जो भाई है वो भी नहीं देखता। पॉजिटिव में भी बच्चे। नेक्स्ट देखो, इट वॉज अ कन्वीनियंस टू हैव द स्कूल सो नियरली। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। देखो ये दो वर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखना है, एक है नियरली और एक है नियर। नियर का मतलब होता है क्लोज, क्लोज का मतलब पास में, समीप, ठीक है। हाँ, ये होता है वेयर का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नियरली जो होता है ये है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये हाउ मच का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो ये ध्यान रखना है कि नियर और नियरली जो होते हैं ना, भले ही हमें ऐसा लगे कि नियर में एल वाई ऐड करके हमने नियरली बना लिया, दोनों के मीनिंग सेम होंगे, कॉमन होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसका मतलब होता है क्लोज, पास में, ठीक है। नियरली अप्रोक्सीमेशन का एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। अब जैसे हमने लिखा इट वॉज अ कन्वीनियंस टू हैव द स्कूल वेयर हैव द स्कूल, तो वेयर का रिप्लाई लिखना है तो लिखो सो नियर, इतना पास में स्कूल है तो ये सुविधा ही है। मान लो नहीं तो स्कूल दूर होता है, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर पास में ये तो अच्छी बात है। हम्म। अशोक मोहित कुमार, वर्ब कहाँ है बेटा, इन्वर्जन का तुम वीडियो जरूर देखना है, तब तुम्हें पता चलेगा वर्ब कहाँ है, ठीक है। तुम्हारी आंखों पे चश्मा चढ़ा है, तुम्हें वर्ब दिख ही नहीं रही। ये जो मैंने बात समझाई ना, इससे रिलेटेड देखो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। दे हैव गॉट
near 3000 books at their home। अब जैसे हमने ये लिखा दे हैव गॉट नियर 3000 बुक्स एट देयर होम, तो वी आर नॉट रेफरिंग टू प्लेस, यहाँ पे हमें प्लेस को रेफर नहीं करना। हमने कहा दे हैव गॉट 3000 बुक्स, एग्जैक्टली 3000 बुक्स और लेस और मोर। तो अगर ये नंबर एग्जैक्ट है तब तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐसे लिख दो दे हैव गॉट 3000 बुक्स। और नहीं तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन है तो आप नियरली लिख सकते हो, नियरली 3000 बुक्स। नियरली का मतलब ऑलमोस्ट। चलो एक एग्जांपल और लिख देता हूं, उसे भी सही करना। द मैन डैश फेल ऑफ द चेयर। ये ब्लैंक फिल करना है, ऑप्शन नियर और नियरली है। ये ब्लैंक फिल करना है और इसके लिए ऑप्शन नियर और नियरली है। देखो तो क्या लिखोगे। द मैन डैश फेल ऑफ द चेयर। बेटा हाँ, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। असल में घर पे थोड़ा पूजा पाठ वगैरह है कुछ, तो घर कल की छुट्टी है, सारी क्लासेस ही कल ऑफ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, जैसे कि हमने कहा कि नियर जो है ना, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो मेन वर्ब से पहले तो वैसे ही नहीं आएगा, ऐसे ही जान जाओ गलत हो जाएगा नियर। ठीक है, क्योंकि भाई नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, टाइम है, वर्ब के बाद है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं आएगा, आएगा इसमें नियरली। नियरली एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब फेल को। तो अगर हम नियरली ना लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा द मैन फेल ऑफ द चेयर, कि वो चेयर से गिर गया। लेकिन अगर हम नियरली फेल लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली वो गिरा नहीं, बट ऑलमोस्ट, लगभग गिरने वाला हो गया, लेकिन एग्जैक्टली नहीं गिरा। क्योंकि अगर एग्जैक्टली गिर जाता तो हमें नियरली नहीं लिखना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें नियरली ना लिखे ना, ये सेंटेंस तब भी सही है। द मैन फेल ऑफ द चेयर का मतलब मैन चेयर से गिर गया। लेकिन अगर हम नियरली फेल ऑफ द चेयर लिखेंगे तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली नहीं गिरा, बट ऑलमोस्ट। हम्म, ठीक है। एक वो कह रहा है कुछ नहीं आएगा, हालांकि कुछ नहीं आएगा तो भी सही जाएगा बेटा। मान लो अगर हम इसमें ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, द मैन फेल ऑफ द चेयर लिखें तो भी सही है, लेकिन नियरली लिख देंगे तो भी सही है। दोनों के मीनिंग का डिफरेंस होगा, वो अपने समझ लेना। नो सुनर के साथ में डिड आता है, हेड आता है, बेटा वो डिपेंड करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिड लिखो हेड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डज लिखो क्या फर्क पड़ता है, विल लिखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तो मुझे लगता होंगे नहीं क्वेश्चन, हाँ नहीं है। चलो, तो ये एडवर्ब चैप्टर हो गया तुम लोगों का कंप्लीट। इसका असाइनमेंट का जो डिस्कशन वीडियो है, मतलब असाइनमेंट का जो डिस्कशन का वीडियो है, वो आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रात तक दुरानी से कर देंगे, तो उसको भी अपना देख लेना। कल परसों अब ऑफ है, पूरा वीकेंड ऑफ है एक तरीके से। ठीक है, हाँ। अब मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, और नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसकी, क्या नाम, कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन का मतलब अपना रिवीजन कर लेना, जो फंडामेंटल में वीडियोस दे रखे होंगे। ये लिवाइस की टी शर्ट पे क्या है, लायन है या वुल्फ, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। लायन है, लायन भी क्या है, टाइगर है क्या, टाइगर है बच्चे ये। तो थैंक यू बच्चे। यू टू हैव अ नाइस वीकेंड, तुम लोगों का भी अच्छा वीकेंड हो, मौज करो। ठीक है, तो मैं देखो बता देता हूँ, मंडे को क्लास होगी, कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे मंडे से। कंजंक्शन के जो फंडामेंटल्स में वीडियोस दे रखे होंगे वो अपने एक बार देख लेना। ठीक है, और ये जो एडवर्ब चैप्टर का असाइनमेंट का डिस्कशन का वीडियो होता है, वो आज रात को दुरानी सर अपलोड कर देंगे, तो वो कल तक तुम लोगों को मिल जाएगा। आज रात को ही मिल जाएगा, लेट नाइट देखना तो अपलोड हो जाएगा, उसको अपना देख लेना। ठीक है, हाँ। और एक बच्चा है अभिषेक करनवाली, इसका एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे ओरली समझाऊंगा बेटा, लिखूंगा नहीं, मेरा मन नहीं है इसमें लिखने का। आर्टिकल ए इन जनरल एंड द फोर कैटेगरी इन जनरल
ये क्यों आता है, मैं देखो बच्चे ऐसे बताता हूँ। आर्टिकल ए जो हम लिखते हैं ना बेटा, वो रेफर करता है इंडिविजुअल को। जब हमें किसी इंडिविजुअल को रेफर करना होता है किसी कैटेगरी के, तब हम ए का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें इंडिविजुअल को नहीं कैटेगरी को रेफर करना होता तो द लिखते हैं। ये डिफरेंस है। थोड़ा सा वो जो एग्जांपल समझाए थे उनसे देख लेना, नहीं तो फिर किसी, मैं इस, एक काम करता हूँ, तो अभिषेक करनवाल रुक जा, एक अगला जो यूट्यूब पे मैं एक सेशन लूंगा ना, उसमें इसको बहुत डिटेल में समझा दूंगा, आधा एक घंटा जो भी लगेगा मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि शॉर्ट में फिर समझाऊंगा फिर तुम्हारे ऊपर से बाउंस हो जाएगा, तो मैं इसको अगले यूट्यूब सेशन में कवर कर लूंगा और बहुत डिटेल में समझा दूंगा। बहुत डिटेल का मतलब घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा जो लगेगा समझा दूंगा, क्लियर हो जाऊंगा। हाँ, नई नई वॉच के शौकीन हो तुम लोग, बद दो से सर, मेरी वॉच पे इतना क्यों ध्यान रखते हो? मेरे पास असल में 4-5 घड़ियां हैं, ठीक है। हाँ, तो 4-5 घड़ियां हैं जो हाथ लग जाती है, वही मैं अपना आईफोन लेकर बाहर जाता हूँ तो जनरली एप्पल वॉच ले जाता हूँ, ठीक है। नहीं आया आईफोन लेकर जाता हूँ, मेरे पास 4-5 घड़ियां हैं जो अच्छी लगती हैं, वही ले जाता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ अभिषेक, तो ये मैं काफी अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, काफी बच्चों को इससे फायदा भी होगा, ठीक है। और यूट्यूब पे से डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, वहां पे देखना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर बेटा मैं बता चुका हूँ, नेक्स्ट चैप्टर कंजंक्शन होगा। हम्म, नेक्स्ट चैप्टर होगा कंजंक्शन। हाँ, बायोग्राफी तुम लोग बनाओ, अच्छी बात है। डिटेल चाहिए हो तो मेरे से मिलके आके ले लेना, ठीक है। हाँ, घड़ी आपका टाइम बताती है, सबकी घड़ी टाइम ही बताती है। इसमें बेटा टाइम भी है, मंथ भी है, डेट भी है, डे भी है। हाँ, ये बच्चा जो तुम पूछ रहे हो ना, सो के साथ एडजेक्टिव आता है पर क्वाइट के साथ क्यों नहीं आता, ठीक है। क्वाइट के साथ क्यों नहीं एडजेक्टिव आता, पगले हो क्या? बताया तो था, क्वाइट फाइन, क्वाइट इजी, क्वाइट के साथ भी एडजेक्टिव आता है। चलो हाँ भाई, ठीक है, तो गुड नाइट एवरीबॉडी। अपना ध्यान रखना, मौज करना, घर पे बैठ के रिवीजन करना, और आज के लिए सभी को बाय, थैंक्स एवरीबॉडी।